इसी तरीके से देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है, बहुत पेपर में आया है, आईबी के अंदर बहुत सीबीएम में आया है, बहुत फास्ट में आया है, बहुत नस बिजनेस स्कूल में पूछा गया है। क्या कह रहा है? कहता है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इन द रेशियो 3:5 इफ द रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 375 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, व्हाट इज द पैरामीटर इन दी सेंटीमीटर्स ऑफ द ट्राइंगल। सेंटीमीटर स्क्वायर भी छोड़ दो, आपसे बड़ी सिंपल सी बात हो रही है, बहुत सिंपल सी। देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत मजे का है। आपको थोड़ा सा बस गौर से सोचना है कि भाई सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की शेप अपने जहन में आ जानी चाहिए। रेक्टेंगल इस शेप का मालिक होता है, आप तमाम लोगों को मालूम है। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। अच्छा, लेंथ और विड्थ क्या होती है भाई? देखो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन होता है ना, उसको नॉर्मली क्या कहते हैं हम लोग? लेंथ कहते हैं। और ये जो साइड वाला पोर्शन होता है रेक्टेंगल का, इसको क्या कहा जाता है? इसको विड्थ कहा जाता है। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम तो मैंने एटलीस्ट बता दिया सही, और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास लेंथ और विड्थ जो है ना एक रेक्टेंगल की, वो किसके बराबर है? वो बराबर है 3:5 के। यानी कि लेंथ एंड विड्थ का आपको रेशो गिवन है। क्या किसका रेशो गिवन है? लेंथ अपॉन विड्थ का। किसके बराबर गिवन है? ये गिवन है आपको 3:5, यानी कि 3/5 के बराबर। 3:5 गिवन है। 3:5 का मतलब क्या होता है? 3/5 है ना भाई। 3:5 का मतलब होता है। आगे कह रहे एग्जामिनर कि भैया देखो, अगर तुम्हारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर हो किसके? 375 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के। अगर तुम्हारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 375 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर हो तो व्हाट इज द पैरामीटर? अभी पैरामीटर को भूल जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत मजे का है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो खुदारा तरीके से देखिएगा। आपको सबसे पहले फाइंड क्या गिवन, क्या एरिया। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है, आपको फाइंड क्या करने को कहा हुआ है? एग्जामिनर आपसे कह रहा है पैरामीटर की वैल्यू निकालो। अब आपको ये तमाम टर्म्स की बातें मालूम होनी चाहिए। अगर तो आप इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो ना, आई कैन गिव यू 100% श्योरिटी आपको नहीं मालूम होगा पैरामीटर क्या होता है, अनलेस एंड अनटिल आपने ढंग का टीचर से ना पढ़ा हो। कोई पैरामीटर कहते हैं तमाम की तमाम साइड्स की वैल्यूज के सम को मैथ्स के अंदर कहा जाता है पैरामीटर। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ इंटू विड्थ का रेशियो गिवन है। आपको क्या गिवन है? लेंथ इंटू विड्थ का रेशियो। तो भैया गौर से बात को जरा समझिएगा। अगर मुझे यहां से लेंथ की वैल्यू या विड्थ की वैल्यू निकालनी है तो इस रेशियो को यूटिलाइज करेंगे। तो भैया देखो, आपको लेंथ का रेशियो क्या गिवन था? लेंथ इंटू विड्थ का रेशियो गिवन है 3/5 के बराबर। देखो विड्थ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन को ड्रॉ कर सकता हूँ कि लेंथ की वैल्यू किसके बराबर है? 3/5 इंटू विड्थ के बराबर है ना भाई। यहाँ से मैंने अपनी एक कंडीशन को ड्राइव कर लिया। अब मुझे मालूम है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये बराबर होता है किसके? ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के बराबर होता है ना भाई। बहुत बेसिक सी बात है। हमें क्वेश्चन में एरिया की वैल्यू गिवन है, दैट इज ऑब्वियसली 375 स्क्वायर मीटर्स के बराबर है ना भाई। हमें एरिया की वैल्यू गिवन है इक्वल टू के बाद लेंथ की वैल्यू का हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा है किसके बराबर? कि भाई 3/5 ऑफ द विड्थ के बराबर। और बाहर एक विड्थ का विड्थ एज इट इज की एज इट इज मौजूद है। बाहर एक विड्थ की विड्थ एज इट इज की एज इट इज मौजूद है। अब जरा बात को समझिएगा, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 375 से आके क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। या अगर आप चाहो तो उसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई भी करवा सकते हो। ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली इधर जाके डिवाइड जब होगा तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करवा दीजिए। क्या बन जाएगा? 375 डिवाइड बाई 3, 3 1 जार 3 ऑब्वियसली, 3 2 जार 6 और एक कैरी 3 5 जार 15 इक्वल टू के बाद क्या बच रहा है? 1/5 इक्वल टू के बाद ये 1/5 का और विद इंटू विड क्या हो जाएगा? विड का स्क्वायर। देखो बहुत बेसिक मैथ्स है, खुदारा तरीके से समझिएगा, बहुत इजी करके पढ़ा रहा हूँ कि भाई आपने सिंपल तरीके से सबसे पहले इस 3 से इस 375 को कैंसिल आउट कर दिया। आप चाहो तो भाई डायरेक्टली पहले इस 5 को वहां पे जाके डिवाइड हो रहा है पहले मल्टीप्लाई करवा दो, फिर आप 3 से डिवाइड करवा दो, बात एक ही रहेगी। चूंकि वो मुश्किल चीज बन जाती है इसलिए मैंने आपको आसान वे में करवा दिया कि भाई 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पे डिवाइड होता तो हमने डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया। इतनी मैथ्स तो अब तमाम लोगों को आपको आनी चाहिए। ये 5 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, अब अगली तरफ जाके 125 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये सिंपली बन जाएगा आपके पास 5 5 जार 25 का 5 और ऑब्वियसली 2 कैरी 5 2 जार 10 और 2 का इजाफा 12 का 2 और 1 और 5 अंदर 5 और 6 क्या बन गया? 625 इक्वल टू के बाद w के स्क्वायर का w का स्क्वायर एज इट इज। तो ये बेसिकली आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? विड्थ के स्क्वायर की। ये विड्थ के स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें क्या चाहिए? हमें सिंपल विड्थ चाहिए। और सिंपल विड्थ कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली अंडर रूट लेके। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 625 किसका रूट होता है। मैंने बहुत दफा ये बात आप लोगों को बताई हुई है, अगर आप आईबीए की तैयारी करें आपको बेसिक स्क्वायर एंड क्यूब्स की वैल्यूज आनी चाहिए। तो भाई 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो आपको फाइनली यहां से विड्थ की वैल्यू मिल गई। तो विड्थ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 25 के बराबर। आपने कुछ भी नहीं करना है, इस विड्थ की वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए तो आपको लेंथ की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो भाई अगर मैं विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू को प्लॉट करूंगा तो जाहिर सी बात है विड्थ की वैल्यू क्या आई है? 25। तो लेंथ क्या आ जाएगी? 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू विड्थ के अंदर विड्थ की वैल्यू 25। तो 5 5
ज़र इज 25, तो 5 3 ज़र 15। मैं डायरेक्टली बता सकता था, बट मैंने आपको डायरेक्टली सिंपली सॉल्व करके दिखा दिया कि आपके पास लेंथ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 15 के बराबर आ गई। आपके पास लेंथ की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरा बेटा, 15 के बराबर आ गई। अब जब ये 15 के बराबर आ गई है, तो अब आपके ये चीजों को सॉल्व करना इजी है। तो देखो इस क्वेश्चन की खास बात, ये डिफिकल्टी क्या थी कि इसमें आपको लेंथ और विड्थ नहीं गिवन थी, तो आपने सबसे पहले वो चीज फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आया है, और कई दफा एक क्वेश्चन सिर्फ ये आया था कि भाई बताइए विड्थ की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू क्या है। बट रिसेंट ईयर्स के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पे पैरामीटर पूछा हुआ था। अब देखो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर कहते हैं कि अगर आपके पास एक कोई भी दुनिया में शेप है, कोई भी आपके पास कर्व है, कोई भी आपके पास एक शेप गिवन है, तो उस शेप की तमाम साइड्स का जो सम होता है ना, वो कहलाता है पैरामीटर। अब फॉर एग्जांपल ट्रायंगल के केस के अंदर आपके पास ऑब्वियसली यहाँ ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है ट्रायंगल की, ये भी विड है, ये भी विड है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पैरामीटर इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर शेप। यानी कि अगर लेट सपोज एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा, इन तीनों साइड्स का सम। स्क्वायर है तो चारों साइड्स का सम, अगर रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली चारों साइड्स का सम। तो आपके पास पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बन सकता है कि भैया 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। क्यों, क्योंकि भैया रेक्टेंगल के अंदर आपके पास ये वाली दोनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। लेंथ आपके पास ये वाली और ये वाली क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसलिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, है ना भाई। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो क्या फॉर्मूला बन गया, लेंथ प्लस का विड्थ। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पी का पी इज इक्वल टू 2 का 2। लेंथ की वैल्यू क्या है, देखो लेंथ की वैल्यू मेरे पास है 15 के बराबर, और विड्थ की वैल्यू किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो इनको अगर आप ऐड करवा दीजिए, 15 प्लस 25 क्या बन जाएगा, 30, 30 और 40, तो क्या बन गया 2 इंटू 40, तो 40 इंटू 2 किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, येट इट इज अ लॉजिकल वन क्वेश्चन। इनफैक्ट आई वुड नॉट से इट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला आते थे। अगर नहीं आते थे तो ऑब्वियसली आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल बन जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे रेशियोज का, कि यार आपको सिंपल तरीके से लेंथ इंटू विड्थ का रेशियो गिवन था। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने वहां से इक्वेशन को ड्राइव किया, इक्वेशन को फॉर्म किया लेंथ की, आप सिंपल एरिया के फॉर्मूले पे गए। ये सारी बेसिक मैथ्स है, खुदारा इसमें कोई मुश्किल मैंने काम नहीं करा, मैंने कोई मुश्किल चीज नहीं करी। ये सारी बेसिक मैथ्स जो क्लास 1 क्लास 2 से पढ़ते हुए आ रहे हो, हमने सिंप्लीफाई करा। हमें यहाँ से विड्थ की वैल्यू मिल गई, जब विड्थ की वैल्यू मिल गई उसको उठा के इक्वेशन में डाल दो, वैसे लेंथ की वैल्यू भी मिल गई। जब लेंथ भी आ गया, विड्थ भी आ गया, तो बस फिर शादी के अंदर अब्दुल्ला दीवाना ही बन गया, है ना। अभी तो पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या कहता है भैया, पैरामीटर का फॉर्मूला होगा रेक्टेंगल के केस के अंदर लेंथ प्लस विड्थ दैट इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो हमने सिंपल 2 को कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस विड्थ की वैल्यू को प्लॉट करा, सिंपल तरीके से 40 जो भी आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ गया। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप बेसिक वे में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये चीज थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया था। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है at a party the ratio of males to a female is 3:4, which of the following could not be the total number of people at the party? Yeah, it is an important question, it is an interesting question। एग्जामिनर क्या कहता है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये थोड़ा लॉजिकल है, अब ये मजे का क्वेश्चन है। कहता है कि भाई एक पार्टी चल रही है, रेशियो ऑफ मेल्स टू दी फीमेल्स आपको गिवन है। यानी कि भैया उस पार्टी के अंदर कितने मर्द और कितनी खवातीन हैं, उनका रेशियो एग्जामिनर ने दे दिया, दैट इज इक्वल टू 3:4, दैट इज इक्वल टू 3:4। एग्जामिनर आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द पार्टी। ओके, यानी कि हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कितने लोग हो सकते हैं वहां पे, कितने लोग वहां पे नहीं हो सकते हैं, सही है ना भाई। हमें एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रेशियो गिवन है, और आपसे कह रहा है कि बताओ इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं है। अब ये चीज मैं कैसे फाइंड करूं, इसको फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है, और वो सिंपल तरीका क्या है कि हम बारी बारी चेक करेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे टोटल क्वांटिटी तो गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर टोटल क्वांटिटी नहीं गिवन है, तो ऑब्वियसली मुझे मुझे इन ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। और ये बहुत सिंपल चीज है, हम लोग इजीली कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए को कंसीडर करें। अगर मैं कहता हूं कि यार ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो सकता है, तो आइए चेक कर लेते हैं कैसे। कि भाई देखो, लेट सपोज टोटल क्वांटिटी मुझे 14 गिवन है। अगर मैं पहले मेल्स की तादाद को निकालना चाहूं, तो मेल्स की तादाद क्या होगी, 3। और नीचे क्या करूंगा, इंडिविजुअल रेशियोज का सम कर दूंगा, तो 3+4 क्या बन गया, 7 बन गया। 3+4 क्या हो गया, 7, 7 2 14। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, मेल्स की तादाद आ गई 6 के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक और अब गर्ल्स की तादाद निकालना चाहूँ, तो गर्ल्स की तादाद कितनी होगी, ये हो जाएगा भाई टोटल तादाद ऑप्शन ए में 14 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास फीमेल्स की तादाद कितनी है, वो है 4। नीचे टोटल तादाद का सम जो कि 3+4 होगा ऑब्वियसली। 3+4 क्या होता है बेटा, 3+4 होता है 7, 7 2 14।
तो 4 2 क्या हो गया 8, और अगर आप साथ में 8 का इजाफा कर दो तो ऑब्वियसली आपके पास 8 + 6 क्या बन जाएगा, 14 के बराबर ही बन रहा होगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब क्या, ये हमारा आंसर होगा, सिंपल इज दैट। इसी तरीके से अगर आप सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करो, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब चेक करोगे क्या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे चेक करूंगा कि भाई, मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपको इन चारों या पांचों ऑप्शन में से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका आंसर नहीं हो सकता, और वो आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका, क्या बारी बारी नंबर्स को एलिमिनेट करते हुए लेके चलोगे। अच्छा, इसका वैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक ये कि अगर आप ये देखो कि आपको मेल टू फीमेल जो रेशो गिवन है वो क्या गिवन है, 3/4 का। तो भाई देखो, आपको ये बात मालूम है कि ये इट कैन बी अ लेंदी प्रोसेस फॉर अ डल स्टूडेंट, यानी कि एक जो नल्ला बच्चा है ना, वो इस मेथड को फॉलो करेगा कि पहले ऑप्शन ए से जो है ना इंडिविजुअल एलिमेंट निकालेगा, मेल्स का फिर फीमेल्स का, फिर दोनों को ऐड करके चेक करेगा कि 14 वही नंबर बना नहीं बना, फिर ऑप्शन बी पे करेगा, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर एफ पे। ये नल्ला बच्चा कर सकता है, मगर जिस बच्चे के पास थोड़ी सी लॉजिक है ना, वो कभी चीज को फॉलो नहीं करेगा। एंड यू मस्ट आस्क मी वाई सर, क्यों नहीं फॉलो करेगा सर, आप तो बताएं ऐसा क्यों होगा। हम विद इन सेकंड कैसे आंसर निकाल सकते हैं। देखो यार, खुदा का खौफ करो, तुम्हें मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया कि यार रेशियो के अंदर तुम्हें कभी भी अमाउंट को फाइंड करनी तो कैसे फाइंड करोगे, कि भाई लेट्स सपोज तुम्हें मेल की ज्यादा अगर निकालनी है, चाहे वो ऑप्शन ए के लिए हो, बी के लिए हो, सी के लिए हो, डी के लिए हो, एफ के लिए हो, अगर आपको मेल से ज्यादा निकालनी है तो ऊपर आपने सिंपल मेल्स का रेशियो रखना है, और नीचे तुमने गर्ल्स प्लस बॉयज की जो आपको रेशियो में तादाद गिवन है, उसका आपने सम करना है ना भाई, यही करना है आप लोगों ने काम। मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी जो भी आपको ऑप्शन में गिवन है, आप उसको यूटिलाइज करो। इस तरह मैंने ऑप्शन ए के लिए काम किया कि भाई 14 टोटल क्वांटिटी रखी, मेल्स की अगर तादाद निकालना चाह रहा तो मेल्स का रेशियो पर रखा, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से गर्ल्स के लिए काम किया, इनको आप बाद में फिर ऐड भी करूंगा, ऐड करने में मुझे वही ऑप्शन वापस मिलना चाहिए, अगर तो मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि इतने तादाद मौजूद है, वो प्रूफ कर रही है। बट अगर आप और से देखें, आपको जो मेल्स प्लस फीमेल्स का रेशियो गिवन है किसके बराबर गिवन है, ये बराबर गिवन है 7 के। तो यहाँ पे आपके पास जो 35 है, ये भी 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी आपको आंसर देगा 35 का, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 63 जो आपको गिवन है, ये भी 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 70 जो है, ये भी 7 के टेबल में आता है, हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो वाहिद जो नंबर 44 एक ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में नहीं आता, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर मेल्स की तादाद निकालूं और फिर फीमेल्स की तादाद निकालूं, तो वो डेसिमल के अंदर आ रही होगी, जो कि ऑब्वियसली सिंपल मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अकल से सोचो, इंसान कभी डेसिमल में एग्जिस्ट कर सकता है। ये वही मिसाल हो गई कि अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, अभी जरा और से मेरी बात को समझिएगा, आप अभी घर में बैठे हुए अपने मजे से मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके घर में कोई बच्चा भी आपकी बात को सुन रहा है, अगर मैं बाहर से गुजरूं आपके कमरे से और मैं ये आवाज लगाऊं कमरे में कितने लोग हैं, और कोई बंदा मुझे जवाब दे कमरे में 2.5 लोग बैठे हुए हैं, या कमरे में 4.5 लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, मैं बोलूंगा बावला हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 लोग पूरे बैठे हुए हैं और एक आधा कटा हुआ बैठा हुआ है, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। दैट सिंपली मींस कि आप नंबर ऑफ पीपल्स को, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को कभी भी आप डेसिमल में काउंट नहीं करते, तो इसका मतलब क्या 44 आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। मैंने बड़ी लॉजिकल बात करी है। नहीं तो अगर आप चाहो तो वो डल बच्चे की तरह, नल्ले बच्चे की तरह, जिस बच्चे ने ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ पढ़ के शायद क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो जो मशहूर कोचिंग सेंटर्स का एक नल्ला स्टूडेंट है जो समझता है कि 60,000 रुपीज दे के शायद वो आईबीए को मेक कर सकता है, अगर आप चाहते हो आप उसकी तरह बनो, तो ऑब्वियसली आई वोंट से एनीथिंग टू यू गाइस, बट आई एम गिविंग अ लॉजिकल रीजन कि भाई आप किस तरीके से विद इन सेकंड्स अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप और से देखो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, दे ऑल कम्स इन 7 टेबल, यानी कि सारे के सारे 7 के टेबल में आते हैं। खाली एक वाहिद नंबर जो नहीं आता तो ऑब्वियसली कौन सा 44। तो अब लेट सपोज अगर मैं आप कहता हूँ उसको प्रूव भी करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि भाई अगर मैं यहाँ से मेल्स की तादाद को निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, बहुत बेसिक चीज है। मेल्स की टोटल रेशियो कितना गिवन है, 3 गिवन है, डिवाइडेड बाय 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 44, तो जाहिर सी बात है 7 के टेबल में नहीं आता, सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा, डेसिमल में आंसर आएगा। डेसिमल में आंसर आने का मतलब क्या है, इसका मतलब 44 कभी भी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता था। क्लियर है मेरा बच्चा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कैसे, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एक मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, कहते हैं बैग कंटेन दी मैंगोज दैट आर ईदर ग्रीन और येलो, द रेशियो ऑफ ग्रीन मैंगोज टू द येलो मैंगोज। अब जरा बात समझिएगा, द रेशियो ऑफ ग्रीन मैंगोज टू द येलो मैंगोज इन द बैग इज 3:5। ओके, यानी कि बैग के अंदर जो ग्रीन इंटू येलो मैंगोज का रेशियो आपको गिवन है वो किसके बराबर गिवन है, 3:5 के। कहते हैं कि
when 2 mangoes are removed and 10 yellow mangoes are added, the ratio became 2:5 या 2:5. How many green mangoes are originally in the bag? A very technical question, a very logical question, and most important question if you're preparing for IB, if you're preparing for SET, FAST, NUST or any university. क्या कह रहे हैं, देखो भाई, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि सिंपल तरीके से आपके पास बैग के अंदर जो आपको रेशो गिवन था ग्रीन इंटू येलो मैंगोज का, वो 3:5 का गिवन था। कि बहुत सिंपल सी बात हमसे कही जा रही है। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई देखो, अगर तुमने आ, 2 ग्रीन मैंगोज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ग्रीन मैंगोज कितने रिमूव हुए हैं, 2 रिमूव हुए हैं। और येलो मैंगोज कितने ऐड हुए हैं, येलो मैंगोज ऐड हुए हैं हमारे पास, ग्रीन मैंगोज रिमूव हुए हैं, इसको माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करवा देता हूं। 10 के करीब येलो मैंगोज ऐड हुए हैं। और उसके बाद जो आपको रेशो मिलता है वो रेशो बन रहा है 2:5 का। तो सारे स्टेटमेंट को समझिएगा कि यार आप कैसे इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर कि यार ओरिजिनली हमें फाइंड क्या करना है कि ओरिजिनली कितने ग्रीन मैंगोज उस बैग में मौजूद थे। तो इस क्वेश्चन को फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है कि भाई अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो ना, तो लेट अस एज्यूम कि ओरिजिनली आपको जो ग्रीन इंटू येलो मैंगोज गिवन थे वो कितने गिवन थे, 3:5। एग्जामिनर अपने मुंह से कह रहा है कि ओरिजिनली बैग में कितने मौजूद थे, 3:5। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि भाई ओरिजिनली जो ग्रीन मैंगोज गिवन है वो 3x है, और जो मुझे ओरिजिनली येलो मैंगोज गिवन है वो कितने हैं, 5x हैं। सही है ना, हमने ये चीज एज्यूम कर ली कि ओरिजिनली मेरे पास ग्रीन मैंगोज कितने एग्जिस्ट कर रहे थे। ओरिजिनली जो बैग के अंदर ग्रीन इंटू येलो मैंगोज का रेशियो गिवन है वो 3:5 के बराबर है। तो हमने इस बात को एज्यूम कर लिया कि भैया 3x ऊपर गिवन है ग्रीन और 5x गिवन है। अब चूंकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने 2 ग्रीन मैंगोज को रिमूव करा है और 10 के करीब येलो मैंगोज को हमने क्या करा, ऐड करा। और उसके बाद जो न्यू रेशो हमारे पास आ रहे हैं वो किसके बराबर आ रहे हैं, 2:5 के। वो किसके बराबर आ रहे हैं, 2:5 के। तो व्हाट इज एग्जामिनर बेसिकली आस्किंग, यार आपको इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि सिंप्लीफाई कैसे करते हो, कि आपको जो नया रेशियो आ रहा है उसके ऊपर आपने फाइंड करना है कि ओरिजिनली ग्रीन मैंगोज हमारे पास कितने थे। कोई मसले की बात नहीं है। तो लेट अस अज्यूम कि हमने ओरिजिनली कंसीडर करा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3x ओरिजिनल मैंगोज थे। हमने ये एज्यूम क्या किया है कि भाई हमारे पास लेट अस सपोज कि 3x वो तादाद है जो ओरिजिनली बैग के अंदर मौजूद थी ग्रीन मैंगोज की। जाहिर सी बात है तभी इसको 3x का हम लोगों ने। और हम लोगों ने इस बात को ऐसे एज्यूम करा है कि भाई 5x क्या है, ओरिजिनली येलो मैंगोज की तादाद। अगर मुझे सिंप्लीफाई करता हूं, मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के ऊपर मूव करूं, तो कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत बेसिक चीज है। ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाए तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ पे जो ये टर्म है दूसरी तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली 15x माइनस का 5 2 10 इक्वल टू के बाद 5 2 10x प्लस का 20। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो तमाम टर्म्स एक साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 15x माइनस का 10 इक्वल टू के बाद 20 प्लस का 10। तो 15x माइनस का आपके पास ये 10x क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15x माइनस का 10x, ऑब्वियसली इट विल बिकम 5x। और 20 प्लस 10 क्या होता है, 30 के बराबर होगा। तो 5 1 5 एंड 5 6 इज 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। हमारे पास सिंपली x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 के बराबर। अब आपने करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सिंपल सा काम करना है। और वो सिंपल सा काम क्या है कि आप सिंपल तरीके से, आपको x की वैल्यू मिल गई। ये x क्या चीज आई है, आपको सिंपल तरीके से वो तादाद मिल गई जो कि आपने इसको छेड़छाड़ करी थी। अब आपने ये चेक करना है कि आपको ओरिजिनली ग्रीन मैंगोज कितने गिवन थे। तो भाई ओरिजिनली ग्रीन मैंगोज कितने गिवन है, हमें 3x, जो कि हमने बैग में कंसीडर करें कि ओरिजिनली कितने गिवन थे, 3x। तो सिंपल आपने क्या करना है, 3 × 6 करवा देना, तो किसके बराबर आंसर आ जाएगा, 18 के बराबर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ गया। या फिर अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि ओरिजिनली येलो मैंगोज कितने होंगे, तो ऑब्वियसली 5x के बराबर है, तो 5 × 6 करेंगे तो आपको वो आंसर भी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल है कि आप क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि यार एक बैग है, उस बैग के अंदर आपको ग्रीन इंटू येलो मैंगोज का आपको सिंपल रेशो गिवन था, और वो रेशो किसके बराबर था, 3:5 के। सही है। आगे एग्जामिनर आपसे कह रहे थे कि भाई अगर मैंने 2 ग्रीन मैंगोज को निकाल दिया, 10 येलो मैंगोज को ऐड कर दिया, तो नया रेशो जो बन गया 2:5 बन गया। तो हमने सपोज किया कि यार लेट सपोज कि 3x मेरे पास ओरिजिनली ग्रीन मैंगोज मौजूद हैं, और जो रेशो मुझे गिवन है वो ऑब्वियसली गिवन है 3:5 का। सही है। तो मैंने पहले कंसीडर, हम लोगों ने 3/5 का रेशो गिवन है। वी एज्यूम कि यार हमें जो पर्टिकुलर ग्रीन मैंगोज की तादाद गिवन है वो कैसी गिवन है, 3x ओरिजिनली गिवन है बैग के अंदर, और 5x गिवन है येलो मैंगोज की। तो चूंकि एग्जामिनर कह रहा था कि भाई आप -2 करवा रहे हो किसको, यानी कि जो भी ओरिजिनल तादाद आपके पास मौजूद है
यानी कि 3 टाइम्स ऑफ द एक्स जो हमारे पास मौजूद है ओरिजिनल ग्रीन मैंगो तादाद, उसमें से माइनस का हमने 2 मैंगोस निकाल दिए और येलो वालों में 10 मैंगोस का इजाफा कर दिया। जो नया रेशो आया वो 2:5 के बराबर आया। तो आपने सिंपल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, आपको सिंपली एक्स की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से बेटा आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। जब एक्स की वैल्यू आपको मिल गई तो आपने सिंपल तरीके से इसको क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई करवा दी, तो आपके पास सिंपली आंसर आ गया ओरिजिनली ग्रीन मैंगोस की तादाद का, जो कि किसके बराबर है, 18 के बराबर है। इस तरीके से हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ है, सॉल्व हुआ है, और इस तरीके से हमारे पास पर्टिकुलर आंसर आ रहा होगा। तरीके से हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा होगा। इसी तरीके से देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपसे, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बच्चा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है the ratio of students to teacher at a certain school is 28 to 3. The ratio of teachers to cafeteria workers is 9 to 2. What is the ratio of cafeteria workers to student? अब इट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर इज सेइंग कि यार आपके पास जो स्टूडेंट्स टू टीचर्स का रेशियो आ रहा है, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू टीचर, ओके। एग्जामिनर इज सेइंग कि भाई आपके पास स्टूडेंट्स इनटू टीचर्स का जो रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है, 28 to 3 के बराबर। और आगे एग्जामिनर कह रहा है द रेशियो ऑफ टीचर्स टू दी कैफेटेरिया वर्कर इज 9 to 2। सही है, नो प्रॉब्लम। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई आपके पास टीचर्स और कैफेटेरिया वर्कर्स के दरमियान जो रेशियो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 9:2 का आ रहा है, ओके। एग्जामिनर इज आस्किंग नाउ मासूमियत के साथ कि बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैफेटेरिया वर्कर्स टू स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा आईबी में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन, बहुत दफा आपको नस्ट के अंदर दिखेगा, बहुत दफा ऐसे क्वेश्चन आपको फास्ट में दिखेंगे, सीबीएम में दिखेंगे, यू कैन नेम इट एनीथिंग। आपको सेट के अंदर दिखेंगे बहुत से क्वेश्चन, लम्स की सेट के ऊपर। सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को कैसे, कि भाई देखो आपको स्टूडेंट टू टीचर्स का रेशियो गिवन है 28/3 का, टीचर्स टू कैफेटेरिया वर्कर्स का रेशियो गिवन है 9/2 का। एग्जामिनर पूछ के रहा है कि बताओ कैफेटेरिया टू स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा, किसका, कैफेटेरिया टू स्टूडेंट्स का रेशियो। कोई मसले की बात नहीं है भाई। आपको अगर दो तरह के रेशियोज गिवन है ना, तो अगर आपको देखो यहाँ पे एक टर्म सिमिलर है, टीचर्स इसमें भी आ रहा है, टीचर इसमें भी आ रहा है, तो आप सबसे पहले कोशिश ये करो कि भाई यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लेकर आ जाओ टीचर्स की जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। आपको दो रेशियोज देखो यहाँ पे गिवन है, एक गिवन है स्टूडेंट टू टीचर्स का और एक गिवन है टीचर्स टू कैफेटेरिया वर्कर का। तो भाई आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि जो भी सेम क्वांटिटी है दोनों रेशो में, उसकी वैल्यूज भी सेम कर दी जाए। अब देखो यहाँ पे टीचर्स की वैल्यू आपको गिवन है 9/2, यानी कि टीचर्स की वैल्यू गिवन है 9, और यहाँ पे टीचर्स की वैल्यू आपको 3 गिवन है। तो मेरी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि इस 3 को 9 में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि ये टीचर्स की क्वांटिटी दोनों जगहों पे सेम हो जाए, ताकि हम सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पे मैं 3 को 9 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कि भाई अगर मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, नीचे भी 3 से डिवाइड करवा दूं, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 28 × 3, इसके बराबर होगा 8 3 आपके पास 24 का 4, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 इजाफा 84, और नीचे क्या बन जाएगा 9। देखो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या काम करा, हमने इस टीचर्स की जो यहाँ पे स्टूडेंट इंटू टीचर्स का रेशियो गिवन था 28/3, इसको हमने 84/9 में कन्वर्ट कर लिया। उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, कि भाई देखो आपको जो दो पर्टिकुलर रेशियोज गिवन थे, उनमें हमने जो क्वांटिटी सिमिलर गिवन है उसकी वैल्यू को सेम करना था। यहाँ पे देखो जो क्वांटिटी इधर आपको टीचर्स की गिवन है, हमने यहाँ पे भी टीचर्स की वही क्वांटिटी लेकर आ गए। इससे फायदा क्या होगा, अब आप इन दोनों रेशियोज को आपस में कंपेयर करवा सकते हो। कैसे, कि भाई देखो आपके पास जो ये पहला वाला पर्टिकुलर आ रहा है रेशियो, इसमें किस चीज का रेशियो है, स्टूडेंट इंटू टीचर्स का, सही है ना। और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास सिंपली किसके बराबर, क्या वैल्यू है इसकी गिवन थी, इसकी वैल्यू है 84:9। इसी तरीके से देखो हमारे पास टीचर्स इनटू कैफेटेरिया का जो रेशो मौजूद है वो किसके बराबर है, 9:2 के। तो भाई अगर मैं इन दोनों को आपस में वैल्यूज को देखूं, तो भाई यहाँ पे भी 9 इंटू टीचर्स का कंपेरिजन है, यहाँ पे भी टीचर्स इंटू 9 का है। इनको अगर आपस में कंपेरिजन कर दो तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा स्टूडेंट्स इंटू कैफेटेरिया वर्कर्स का किसके बराबर, 84:2 के। और चूंकि हमें कैफेटेरिया वर्कर स्टूडेंट निकालना है तो इसका उलट होगा, वो जाहिर सी बात है क्या होगा, कैफेटेरिया वर्कर्स टू स्टूडेंट्स का होगा 2 × 84 का, किसके बराबर होगा, 2 × 84 का, जो कि जाहिर सी बात है बराबर होगा 2 1 2 और 42 का 42 एज इट इज। तो ये आंसर किसके बराबर होगा, 1:42 के बराबर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई आपने सबसे पहले जो भी इनकी सिमिलर टर्म्स है उनको सेम बना लिया। जब सिमिलर टर्म्स आपके पास सेम आ गई, तो देखो यहाँ पे भी आपके पास टीचर्स की तादाद सेम आ रही है, यहाँ पे भी आपके पास इस वाले रेशियो में भी टीचर्स की तादाद सेम आ रही है, दोनों को आपस में कंपेयर करवा दो, तो इसकी वाली वैल्यू को जो नया आप रेशियो बनाओगे उसमें स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे और कैफेटेरिया वर्कर्स का वो भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स का रेशियो आपने सिंपल लिख दिया उसके सामने, और कैफेटेरिया वर्कर के सामने उसका रेशियो लिख दिया, क्यों, क्योंकि टीचर्स का रेशियो दोनों में सिमिलर हो चुका है, तो आपस में इनको आप कंपेयर करवा दिया हम लोगों ने, हमने आपस में इनको इक्वल टू के बराबर कंसीडर कर लिया। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको स्टूडेंट्स इंटू
वर्कर्स का रेशियो मिल गया 84:2। मगर एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या था, एग्जामिनर ने आपसे मांगा हुआ ये था कैफेटेरिया वर्कर्स टू स्टूडेंट्स का। तो ऑब्वियसली वर्कर्स टू स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा, उसका उलट, जो कि हम उलट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2:84, जो किसके बराबर आ जाएगा 1/42 के। इस तरीके से सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है भाई, ये क्वेश्चन आईबी में लिटरली एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2-2 साल 3-3 साल बहुत दफा पूछा गया है। तो भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने खाली गो विद द फ्लो, आपने खाली चीजों को समझना है, देखना है, एंड पर आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो इंशाल्लाह। अब देखो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आईबीए में बेतहाशा पूछा गया है, सेट में बेतहाशा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर इज आस्किंग द रेशियो ऑफ ए टू बी इज A:8 एंड द रेशियो ऑफ बी टू सी इज 12:c। इफ द रेशियो ऑफ ए टू सी इज 2:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू सी। अब ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एंजॉय करना है आप लोगों ने सॉल्व करते हुए। देखो जो पहले वो क्वांटिटीज गिवन है उनको लिख लो। आपको क्या गिवन है, आपको सबसे पहले एग्जामिनर ने ए टू बी का रेशियो गिवन है, और ए टू बी का आपको रेशियो किसके बराबर गिवन है, A:8 के। ये आपको ए टू बी का रेशियो गिवन है। और एग्जामिनर ने आगे फिर आपको बी टू सी का रेशियो भी दिया हुआ है, और बी टू सी का आपको रेशियो क्या गिवन है मेरा बच्चा, बी टू सी का रेशियो हमें गिवन है 12:c के बराबर। किसके बराबर गिवन है, 12:c के बराबर। आगे से एग्जामिनर ने एक और मासूमियत करी, आगे से एग्जामिनर ने एक तीसरी मासूमियत करी है, और आपसे कह रहा है कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास, अच्छा स्मॉल सी है यहाँ पे, आपको स्मॉल सी गिवन है। आगे से एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर आपके पास ए टू सी का रेशियो बराबर है किसके, 2:1 के। किसके बराबर है, अगर वो 2:1 के, तो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो, सिंपल स्मॉल ए टू स्मॉल सी। हमें स्मॉल ए स्मॉल सी का रेशियो फाइंड करना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आई नो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा पहली नजर में देखने में, बट बिलीव मी बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप सिंपल तरीके से सॉल्व करने में मूव करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा बस गौर करना है। सर गौर कैसे करने, थोड़ा सा अगर आप गाइडेंस दे दें तो वो बड़ी हेल्पफुल होगी। देखो भाई, आपको सिंपली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो तरह के लेटर्स गिवन है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, और कैपिटल बी तो एक ही गिवन है, और इसी तरीके से कैपिटल सी स्मॉल सी, और मांगा हुआ क्या है आपसे, स्मॉल ए इंटू स्मॉल सी का रेशियो आपसे मांगा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ये स्टेटमेंट है आपके पास, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं इसको एक बेसिक वे में लेके चलूं, और बेसिक वे में कैसे लेके चलूं कि भाई मुझे दिख रहा है कि यार मेरे पास ये दो जो कंडीशंस आ रही हैं, अगर मैं इन कंडीशंस को आपस में क्या करवा दूं, आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करवा दूं, इससे एक फायदा होगा, मुझे ए इंटू कैपिटल सी का रेशियो मिल जाएगा। अगर मैं सिंपल तरीके से क्या काम करूं, मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करवाऊं, तो मेरे पास एक वैल्यू आ सकती है। और वो वैल्यू कैसे आएगी कि भाई अगर मैं इन दो पर्टिकुलर टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड राइट हैंड साइड ऑब्वियसली राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इट इज अ वेरी बेसिक थिंग कि हम सिंपल तरीके से दो टर्म्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, इससे फायदा क्या होगा, बी से बी कट गया, तो आपका वैल्यू क्या आ गई, आपके पास ए इंटू सी का रेशियो आ गया। और यहाँ पे 8 1 8, तो ऑब्वियसली व्हाट इट विल बिकम 4 2 8 एंड 4 3 12। किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 3a/2c के बराबर। तो क्या काम करा हम लोगों ने, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने का फायदा ये हुआ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी और इसकी भी आपस में मल्टीप्लाई हो गई, राइट हैंड साइड आपस में राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो गई। तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल सिंपली बिकम कि यार आपके पास बी से बी कट गया, आपको कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी का रेशियो मिल गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने खुद भी कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी का रेशियो दिया हुआ है, तो अगर मैं इस कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा 3a/2c इक्वल टू के बाद 2/1, है ना भाई। तो अगर आप देखो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है हमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है हमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो व्हाट विल बिकम, ये बन जाएगा a/c इज इक्वल टू 4/3। तो आपके पास ये फाइनली आंसर आ जाएगा स्मॉल a/c का रेशियो, जो कि किसके बराबर होगा 4:3 के। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहली नजर में देखने में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या बकवास क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि जितना आपको एक क्वेश्चन बकवास लगता है वो क्वेश्चन उतना ईजी होता है सॉल्व करने में। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल बात थी, आपको सिंपल कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी का रेशियो गिवन था A:8, फिर कैपिटल बी इंटू कैपिटल सी का रेशियो गिवन था 12:स्मॉल सी, और फिर आपको कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी का रेशियो गिवन था 2:1, और आपसे स्मॉल ए इंटू स्मॉल सी का रेशियो पूछा हुआ था। सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत सिंपल था, क्या देखो आपने सबसे पहले ये बात नोट कर ली कि आपके पास कितने फैक्टर्स काम के हैं। आपको कैपिटल ए गिवन है, स्मॉल ए गिवन है, कैपिटल सी गिवन है, स्मॉल सी गिवन है, इसका मतलब बी तो किसी काम का ही नहीं था, है ना। तो बी को सिंप्लीफाई कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, कैसे, दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो ऑब्वियसली बी वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। सिंपल तरीके से आपको कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी का रेशियो मिल गया था। और चूंकि आपको थर्ड रिलेशन कैपिटल ए इंटू सी
का गिवन था तो आपने उस वैल्यू को प्लॉट करवा दिया। सिंप्लीफाई करने पे आपको स्मॉल a टू स्मॉल c का रेशियो इजीली अचीव हो गया, जो कि हमारे पास फाइनली हमें फाइंड भी करना था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, हमारा फाइनली आंसर आ गया। Now moving on another question, another question is also very important. Again ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आईबी के पास पेपर से लिए गए हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर आप आईबी की, लम्स की, नस्ट की, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप किसी कोचिंग सेंटर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बेटा मैंने सारे लेक्चर्स मैथ्स के अपलोड करे हुए हैं, मैथ्स के मैंने बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, एक एक लेक्चर मैंने अपलोड करा हुआ है। अगर आप किसी मशहूर कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर अफोर्ड करने के बाद भी मेरे पास ही आके पढ़ रहे हो, तो यकीन मानो दो लानते देना उन कोचिंग वालों को, और खुद भी लेक्चर्स को लीजिएगा और फिर दोस्तों से भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने बीकेट की मैथ्स की प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं, आईबी के पास पेपर्स के ऊपर, नस के पास पेपर्स के ऊपर, फास्ट के पास पेपर्स के ऊपर, चाहे वो सर्कल्स के टॉपिक हो, चाहे वो सेट्स का टॉपिक हो, चाहे वो डोमेन एंड रेंज के टॉपिक हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कहलाती है, चाहे वो आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री के टॉपिक्स हो, चाहे वो इनइक्वालिटीज के टॉपिक हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ, चाहे वो अलजेब्रा हो, सर्ड इंडस्ट्रीज हो, मैंने सब कुछ कवर करवाया हुआ है। तो आपको किसी कोचिंग सेंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथफ्लिक्स भाषण जब आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पॉइंट इज दैट कि भाई मैंने सारी चीजें अपलोड करी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आईबी में बैठे भी होते हैं, लम्स में बैठे भी होते हैं, एंड दे श्योरली टेल के पेपर के बाद के सर वो अच्छा ही हुआ कि हमने किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं लिया। तो आप सारी चीजें फेसबुक से, यहाँ से, व्हाट्स यूट्यूब से इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, a very 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 important question. First of all, let me apologize कि इस क्वेश्चन में गलती करी भी है मेरे टाइपिस्ट ने, अब मेरे टाइपिस्ट से गलती है, मैं खुद ही माफी मांग लेता हूँ। कह रहे भाई, if y varies directly as the cube of x, as the cube of x, okay, अब ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है एग्जामिनर, कहता है y varies directly as the cube of x when x is equal to 2 and y is equal to 8. Find if y is equal to 512 then x is equal to dash. अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, देखो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, दीज क्वेश्चन आर टर्म्ड एज द कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस, और इन कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस को अंदर आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, आपको सॉल्विंग करनी है। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है पहले आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ x, ओके, यानी कि y वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ x, किसके बराबर है, y की वैल्यू डायरेक्टली बराबर है किसके, x के क्यूब के, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम। तो आपके पास डायरेक्टली एक स्टेटमेंट बन गई, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, एंड वी ऑल नो दिस सिंबल, ये सिंबल किस चीज का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, सही है। और ये प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव कैसे करते हैं, ऑब्वियसली इक्वल टू को अगर मुझे साइन यहाँ पे लेकर आना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट भी आएगा और फिर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये के, हमने के एक कांस्टेंट है जो कब आता है, जब आप प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हो, इक्वल टू को लेकर आते हो, साथ में कांस्टेंट भी आता है। अब आपको इस के की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी ताकि फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये वाले क्वेश्चन आईबी ने बेतहाशा पूछे, बड़े अरसे तक आईबी इन क्वेश्चंस के पीछे भागता रहा है, और आज भी आईबी के पेपर में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे, आपको एक कंडीशन दे दी एग्जामिनर ने आपको क्या दे दी है, कंडीशन दे दी है कि y वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ x, और आगे एग्जामिनर कह रहे हैं कि देखो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 होगी, और इसी तरीके से मुझे बताओ अगर y की वैल्यू 512 है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो सारा काम इस कंडीशन को समझना है, अगर आपने कंडीशन समझ ली क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो सकता है। तो आपने सिंपल कंडीशन ड्रॉ कर दी कि भाई y वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द क्यूब ऑफ x, ओके। आपको यहां से इक्वेशन क्या मिल गई, y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। अब देखो एग्जामिनर ने आपको x की वैल्यू भी पहले स्टेटमेंट में क्यों बताई हुई और y की वैल्यू भी आपको बताई हुई, इसलिए बताई हुई ताकि आप इस कांस्टेंट k की वैल्यू को निकाल सको। अब देखो y की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, ऑब्वियसली y की वैल्यू मुझे गिवन है 8 के बराबर, तो y की वैल्यू अगर चाहो डायरेक्टली निकाल भी सकते हो, बट आपको y की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, डायरेक्टली 8 के बराबर, और k का k एज इट इज। x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मुझे 2 गिवन है, और ऊपर क्यूब पर क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है भैया, सिंपल तरीके से बराबर होता है किसके, 8 के। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 से 8 कट गया तो k की वैल्यू हमें मिल गई। तो हम यहाँ से फाइंड क्या कर रहे थे, जो हमें सॉल्यूशन के अंदर वैल्यूज गिवन है, इसके ऊपर हम लोगों ने अपने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब ताकि हमें जो चीज फाइंड करनी है, क्वेश्चन इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है y इज इक्वल टू 512 के ऊपर x की वैल्यू। तो देखो ये इक्वेशन है मेरे पास ओरिजिनली। अब मुझसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इफ y इज इक्वल टू 512 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो मुझे y की वैल्यू एग्जामिनर ने आपकी बारी में बता दी है, किसके बराबर, 512 के। अब k की मैं क्या वैल्यू कंसीडर करूंगा, इस k की जगह के ऊपर k की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है वो फाइंड करके वैल्यू को
यूज करेंगे। हमने इसीलिए पहले के की वैल्यू को फाइंड कर लिया, क्योंकि के चूंकि कांस्टेंट तो हर जगह पे सेम ही रहेगा, इसलिए हमने के की वैल्यू को एज इट इज रख दिया। और यहाँ पे एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। देखो भैया, अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है पावर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगी, इनवर्स में चली जाएगी पावर। तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 512 की होल पावर में 1/3 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट 512, दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू, अगर इसको सिंपलीफाई करवाना चाहो तो 512 किसके बराबर होता है, 512 बराबर होता है 2 की पावर 9 की होल पावर में 1/3 का 1/3 एज इट इज। तो भैया देखो 3 1 3, 3 3 9, तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू 2 का क्यूब। और 2 का क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, 8 के बराबर होता है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सिंपली x इज इक्वल टू 8। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लेट मी रिपीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, आपको एक कंडीशन दी जाती है कि भाई उस कंडीशन के ऊपर आपने सिंपली अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अब ये जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि आपसे ये कहा जा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो ऑन। तो जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करोगे तो आपके पास कांस्टेंट भी लाजमी आएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, सबसे पहले जो आपको वैल्यूज गिवन थी आपने उन वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करवाया और आपने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ये वैल्यू इसलिए फाइंड करनी जरूरी है जब आगे मुझे अब नेक्स्ट अननोन की वैल्यू निकालनी है, उसके अंदर मुझे जो के पुट करना होगा, तो इसलिए वहां पे हमने के की वैल्यू को फाइंड किया था। तो इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई कर आपके पास सिंपली जो भी आपको अननोन फाइंड करना था आपने उस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन के ऊपर। वाई गिवन था, एक्स की वैल्यू निकाली तो इजीली फाइंड कर लोगे। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। इट वॉज अ बिट इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्टली आईबी के पास पेपर से लिए गए हैं, तो ऐसे मत समझिएगा कोई भी क्वेश्चन हल्का है। कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आईबी के पास पेपर से लिए गए हैं। तो कोई मसले की बात नहीं है, आपको बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर पूरी लेक्चर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अगर आप लम्स की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू वॉच ऑल दोस लेक्चर्स, चाहे वो सर्कल हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड सो ऑन। सो भाई क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ वाई। द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द क्यूब रूट ऑफ वाई। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ना, आपके पास जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, वो वेरीज कर रहा है। वेरी किसके वेरी कर रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब डिवीजन के अंदर है। as the cube root of y, as the cube root of y. It is a very interesting statement. Examiner is saying कि square root of x is inversely proportional as the cube root of y. आगे कहता है if x is equal to 2, if x is equal to 2 and y is equal to 64, then find the value of y when x is equal to 144. अब देखो ये आपको स्टेटमेंट क्यों गिवन है, आपको जो ये पहले x और y की वैल्यू दी गई इसलिए दी गई कि पहले आप यहाँ से कांस्टेंट k की वैल्यू को फाइंड कर लो, और जब k की वैल्यू आ जाएगी फिर जो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है आप उसको भी इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर है भाई। तो अब देखो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिल गई है। क्या स्टेटमेंट मिल गई है कि आपके पास जो स्क्वायर रूट ऑफ x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब रूट ऑफ y के। तो हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। एंड वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार अगर मुझे यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करना है, इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली इक्वल टू का साइन लेकर आना पड़ेगा। और वो कैसे लेकर आएंगे, जब कभी प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होता है तो ऑब्वियसली इक्वल टू के साइन के साथ के यानी कि कांस्टेंट भी कोई ना कोई लिया जाता है। सही है ना भाई। तो इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। इक्वेशन हमारे पास ये बन रही होगी। ओके ओके, तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ से इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन से आपने बेसिकली करना क्या है, आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है। और के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हमें देखो दो वैल्यूज गिवन है, कि दो वैल्यूज इसलिए हमें दी गई हैं कि आपने सिंपली इन वैल्यूज को प्लॉट करना है, प्लॉट करके के की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अच्छा रिमेंबर दिस थिंग अगेन, यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक्स की वैल्यू ये 2 नहीं है 27 है। काइंडली करेक्ट दिस थिंग, एक्स की वैल्यू 2 नहीं होगी मेरा बेटा, ये एक्स की वैल्यू 27 गिवन है। अगेन एक छोटी सी मिस्टेक टाइपिस्ट की तरफ से कि एक्स की वैल्यू 2 नहीं है 27 है। ओके अब आप इसको प्लॉट कर दीजिए जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू 27 आ जाएगी, के का के एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय क्यूब का क्यूब अंडर रूट के अंदर y की वैल्यू किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो भैया रूट 27 क्या होता है, 27 किसका रूट होता है, और 27 डायरेक्टली किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। 27 की अगर वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो देखो रूट 27 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करोगे। 27 चूंकि डायरेक्टली किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो आप इसको दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक कर दो कि एक परफेक्ट रूट और एक नॉन परफेक्ट रूट, यानी कि सिंपली 3 9 होता है। देखो 9 चूंकि परफेक्ट रूट है तो रूट से बाहर चला जाएगा, तो क्या बन गया, ये बन गया सिंपली 3 का 3 और अंदर क्या बचा, √3 का √3 एज इट इज। सही है ना भाई। तो हमने क्या करा, हमने 27 को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक करा, 3 इंटू 9 के ऊपर, क्योंकि 9 परफेक्ट रूट होता है तो रूट के बाहर चला जाएगा। बाहर जाएगा तो 3 के स्क्वायर की फॉर्म में 3 ऐसा बाहर से लिख दिया जाएगा और अंदर वाला 3 एज इट इज का एज इट इज। इसी तरीके से देखिएगा
इक्वल टू के इस तरफ k का k एज इट इज, और क्यूब रूट ऑफ 64। मेरा बेटा क्यूब रूट ऑफ 64 किसके बराबर होता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि क्यूब रूट ऑफ 64 बराबर होता है सिंपली 4 के। 4 का क्यूब क्यूब होता है 64, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 का 4। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा? सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास k की फाइनली वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4 3 12 इंटू रूट थ्री का रूट थ्री। तो आपको फाइनली k की वैल्यू मिल गई, किसके बराबर मिल गई? 12 अंडर रूट थ्री के। अब देखो एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है? एग्जामिनर आपसे कह रहा है x की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू 144 अगर गिवन है तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज एग्जामिनर आस्किंग? फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 144। तो भाई इक्वेशन हमने फॉर्म कर चुके हैं, k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कि भाई देखो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर इज आस्किंग कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y अगर आपको x की वैल्यू गिवन है 144 के। ओके, नॉट अ बिग डील। तो सिंपल तरीके से आपने रूट किया, रूट रखा, x के अंदर 144 पुट कर दोगे। अब देखो k की वैल्यू आप ओरिजिनली फाइंड कर चुके हो। k की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12 अंडर रूट थ्री के। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट y का क्यूब रूट बाय एडिट, क्योंकि y की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो भैया देखो रूट 144 किसके बराबर होगा? आपके पास सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर इज 144, तो ऑब्वियसली 12 बच गया। इक्वल टू के इस तरफ क्या होगा? 12 अंडर रूट थ्री का 12 अंडर रूट थ्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ y का मतलब क्या है? y की होल पावर में 1/3। क्लियर है भाई? देखो इस 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल आउट। इस 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा? सिंपली 1। और ये रूट थ्री जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहां पे जाके बेसिकली क्या हो जाएगा? सिंपली ऑब्वियसली इट विल बिकम, चलो ना भी करो इसको सिंपल रहने तो चलो, 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा? सिंपली अंडर रूट थ्री का अंडर रूट थ्री। और यहाँ पे नीचे डिवीजन में क्या है? y की पावर में 1/3। कैसे? कि देखो ये क्यूब रूट था ना, क्यूब रूट के इसके बराबर होता है। ये जो क्यूब रूट होता है इसका मतलब क्या है? पावर में 1/3 का 1/3। अब देखो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे आके क्या हो जाएगी? सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना? ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो वहां पे आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया? y की पावर में 1/3 इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री का अंडर रूट थ्री एज इट इज, है ना भाई? y की पावर में 1/3 का 1/3 किसके बराबर आ जाएगा? रूट थ्री के बराबर आ गया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए मेरा बेटा? हमें चाहिए y की वैल्यू। तो देखो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? y की वैल्यू फाइंड करना इज वेरी 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 इजी। और वो आप कैसे फाइंड कर लोगे? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा जहन लगाइएगा, आप इजिली पिक कर सकते हो। अगर मैं इस पावर में आने वाले 1/3 को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूं तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा? देखो पावर्स इक्वल टू की दूसरी तरफ ट्रेवल कर सकती है। जब कभी पावर एक साइड से दूसरी तरफ जाती है तो अपना प्रोपोर्शनल चेंज कर देती है। तो बेसिकली अगर मैं इस पावर को दूसरी तरफ सेंड करूंगा वहां पे क्या बन जाएगी? ये वहां पे जाके बन जाएगी सिंपली रूट थ्री की पावर में क्यूब। वहां पे जाके क्या बन जाएगी? सिंपली रूट थ्री की पावर क्यूब। और ये रूट थ्री का क्यूब किसके बराबर होगा? आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये क्या बन गई फाइनली? y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? रूट थ्री के क्यूब की। तो हो सकता है यही आपको डायरेक्टली आंसर गिवन हो, नहीं तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा। तो रूट थ्री का क्यूब किसके बराबर होता है अगर आपको सिंप्लीफाई करना है? यानी कि अंडर रूट थ्री का क्यूब किसके बराबर होगा? तो देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? रूट थ्री के क्यूब का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूँ ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, है ना भाई? ए का मतलब क्या? ए का क्यूब। यानी कि अगर 3 दफा ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या? ए का क्यूब। इसी तरीके से अगर रूट थ्री 3 दफा रूट थ्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या? रूट थ्री का क्यूब। तो भैया देखो 2 दफा अगर मैं रूट को मल्टीप्लाई कर दूं तो वैसे इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 3 रूट थ्री। यानी कि रूट थ्री के होल क्यूब का एक आंसर ये भी हो सकता है। तो आइए चेक कर लीजिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो भैया ये देख लीजिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? 3 रूट थ्री। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 3 अंडर रूट थ्री। सही है ना भाई? तो इस तरीके से आपके पास सिंपली आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 वाज अ बिट लॉजिकल, बिट टेक्निकल और बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट लॉजिकली टेक्निकल, बिट लेंथी क्वेश्चन। तो आपने सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई किया, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटा ये क्वेश्चन आईबीए के पास पेपर्स के अंदर डायरेक्टली सेम वर्डिंग के ऊपर बेतहाशा पूछा गया है। देखो बाकी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है ना कि थोड़ी 19-20 वर्डिंग चेंज करके बहुत सारी यूनिवर्सिटी वाले दे देते हैं पास पेपर्स को छाप के, मगर आईबीए में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बिलियंस ऑफ टाइम्स पूछा गया है। तो खुदा रहा इस क्वेश्चन को हमें बहुत तरीके से समझना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन इजीली क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला, और किसी बच्चे को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 18। ऑल्दो अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना चाहिए, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू गाइस। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है y वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 0.5 एंड y इज इक्वल टू 2.5। इफ y इज इक्वल टू 540 देन x इज इक्वल टू डैश। देखो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आप अपनी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बनाओगे, वहां से इक्वेशन को बनाओगे, जो भी कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, आपको जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, हाँ ये वैल्यू सही गिवन है आपको, तो उसके ऊपर आप अपनी कांस्टेंट की वैल्यू को निकालोगे। देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर इज आस्किंग कि y वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ x, ओके, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ x, ओके। तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या बन गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। तो यहाँ से आपके पास सिंपली क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब के बराबर। तो ये आपको आपकी इक्वेशन मिल गई। अब आपको सबसे पहले इस k की वैल्यू को फाइंड करना है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूँ, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हर क्वेश्चन एक्जैक्टली सिमिलर ही होगा जैसा। अब देखो आपको x की वैल्यू गिवन है 0.5 के बराबर। सो होल्ड ऑन, आपको 0.5 मालूम होना चाहिए किसके बराबर होता है, नहीं मालूम तो मसले की बात नहीं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, अगर मुझे देखो यहाँ से k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू निकालने के लिए ये x क्यूब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली k की वैल्यू क्या हो जाएगी, y डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब देखो आपको x की वैल्यू 0.5 गिवन है और y की वैल्यू 2.5 गिवन है, तो भाई y के अंदर y की वैल्यू पुट कर दीजिए 2.5, और x की वैल्यू किसके बराबर है, 0.5 के होल क्यूब के बराबर है ना भाई। x के अंदर आपने x की वैल्यू को पुट कर दिया और y के अंदर आपने y की वैल्यू को पुट कर दिया, सिंपल इज डेट, ओके। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले 0.5 का क्यूब निकाल लेना है। आपको मालूम होना चाहिए 0.5 का क्यूब क्या होता है, अगर नहीं मालूम तो चलो आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आसान तरीका है, इससे जल्दी सॉल्व कर लोगे। कैसे, कि भाई देखो 2.5 का 2.5 एज इट इज, नीचे क्या है 0.5, आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि 0.5 किसके बराबर होता है। देखो 0.5 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है ना भाई, 0.5 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0.5 की जगह पे लिख दूं 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 0.5 पे क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, सॉरी सॉरी क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। तो जाहिर सी बात है क्यूब 1 पे भी जाएगा 2 पे भी जाएगा, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 के बराबर, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 1/8। और मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2.5 into 8, क्या बन जाएगा 2.5 into 8। कैसे, कि भाई देखो सबसे पहले आपने सिंपली कुछ भी नहीं करा, आपने इक्वेशन को ड्राइव करा, आपने y में y की वैल्यू पुट करी, x में x की वैल्यू पुट करी। चूंकि 0.5 बराबर होते हैं 1/2 के, तो 1/2 का क्यूब क्या बन जाएगा 1/8। अब मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, भैया बेसिक बात है। तो भैया देखो 2.5 into 8 हो गया। अब कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे, मैंने डेसिमल प्लेस मल्टीप्लीकेशन बहुत दफा सिखाई हुई, बट अगर स्टिल किसी को मसला है तो नो प्रॉब्लम, सिंपल तरीके से आप सिंपली मल्टीप्लाई करवा दो। 5 8 40 का 0, 4 कैरी, ऑब्वियसली 8 2 16, और 4 का इजाफा, 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20 बन गया। अब लास्ट के अंदर अपने अब डेसिमल प्लेस को यूज करते हो, देखो यहाँ पे सिर्फ एक प्लेस के बाद डेसिमल है, तो ऑब्वियसली आंसर में भी एक प्लेस का डेसिमल आ जाएगा। तो बेसिकली आपको के की वैल्यू किसके बराबर मिल गई 20.0 के, यानी कि के की वैल्यू किसके बराबर आ गई 20 के। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने कांस्टेंट की वैल्यू को एटलीस्ट फाइंड कर लिया। आपने क्या कर लिया इस क्वेश्चन, सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर अब आपको इक्वेशन ये गिवन है, आप सिंपल इस वाली को ले लो बेशक। आपको एग्जामिनर कह रहा है कि भाई देखो अगर y की वैल्यू 540 है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। तो भाई देखो आपको एग्जामिनर ने y की वैल्यू क्या दे दी 540 के बराबर, k की वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, किसके बराबर है, k की वैल्यू 20 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है बताओ x क्यूब क्या होगा, बहुत सिंपल है, देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 54 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे इस पूरी टर्म को डिवाइड कर देगा, तो 54/2 क्या होगा, ऑब्वियसली 2 2 जार 4 एंड 2 2 2 2 2 7 जार 14 इक्वल टू के बाद x क्यूब का x क्यूब एज इट इज। तो भैया 27 किसका क्यूब होता है, आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम चलो मैं बता देता हूँ, 27 होता है 3 का क्यूब। तो आपके पास सिंपल x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3 के बराबर आ गई। सो या इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपको बेसिकली मालूम होता है कि 0.5 किसके बराबर होता है। देखो एक बिल्कुल लरी के अंदर परो दिया है, ये बेसिक चीज है भाई, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आईबी में बेतहाशा पूछे गए हैं, लम्स के पेपर में आपको मिलेंगे, आपको सीबीएम में देखेंगे, फास्ट में देखेंगे, नस में देखेंगे। देखो ये दीज आर दी टॉप ब्रांड्स ऑफ द पाकिस्तान। अगर आप मेरे लेक्चर्स को ले रहे हो तो इस बात की आप गारंटी रखिए, अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर ली तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई करते हो उसमें आपको इजीली एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आपको टॉप ब्रांड के लेक्चर्स दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप हर जगह पे फॉलो अप कर सकते हो। अगेन अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में भी चाहते हो, अव्वल तो जाने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आप सिर्फ आपके माँ बाप के पैसे आप जाया करने के लिए जा भी रहे हो, तो यकीन मानो मेरा बेटा कोचिंग सेंटर से मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अनीस हुसैन का मेन फैकल्टी मेंबर हूँ मैं। तो पॉइंट इज डेट कि यार वहां पे भी पढ़ाने के ऊपर जो है ना,
आपको 1 घंटे में वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट देना होता है। अब आईबी ग्रेड्स का मटेरियल जानता हूँ मैं, किप्स का जानता हूँ मैं, बहुत सारी जगहों को जानता हूँ। अब वो करते क्या है कि उन्हें 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट देना है, कंप्लीट पूरे टॉपिक को समझाना है। तो वहां पे वो सिर्फ एक टॉपिक के 2 या 3 क्वेश्चंस करवाते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। देखो ऐसे कभी भी तैयारी नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड ना हो, और हर बच्चा वो शार्प माइंडेड नहीं होता, इसीलिए मेजोरिटी बच्चा आईबीए का टेस्ट, लंच टेस्ट क्रैक नहीं कर पा रहा होता। यकीन माने अगर आपने आईबीए के टेस्ट की तैयारी कर ली है मैथ्स के सेक्शन की, तो ऑब्वियसली आपका सेट का मैथ्स वैसे ही बहुत इजीली निकल सकता है, क्योंकि सेट का मैथ्स इज फार मोर इजी एज कम्पेयर टू द आईबी मैथ्स। तो पॉइंट इज दैट कि आप जिससे तैयारी करो, ऑब्वियसली आई एम आल्सो एन इंजीनियर एज वेल एज मैं आईबीए का टेस्ट खुद क्रैक कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं टाइम पे दे रहा था। तो पॉइंट इज दैट कि आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप खाली वीकेंड मैथ्स के लेक्चर्स को आप फॉलो कब करेंगे, और फॉलो करने के बाद आप उनको सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करेंगे एज मच एज यू कैन। ये सारे लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे आपको पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल जाएंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। यार अब इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क लोगे, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाने के बिल्कुल भी मूड में। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज बेसिकली इन होमवर्क ऑन माय साइड। क्या कह रहा है आपसे, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल 24 एंड x इज इक्वल टू 2, देन y विल हैव अ वैल्यू ऑफ डैश व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन को आपने अब खुदा रहा एज अ होमवर्क लेना है, और तमाम बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे टाइप करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विद सॉल्यूशन, ताकि भाई मुझे भी पता चले कि भाई मेरे शागिर्द कितना पढ़ने वाले हैं और कितनी मेरी मेहनत का मुझे अजर दे रहे हैं। कि अगर मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो भाई रात के 2 बजे भी अगर मैं लेक्चर को डिजाइन करूँ तो मेरे स्टूडेंट्स कितनी मेहनत से मुझे जवाब देंगे। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 20, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So now moving on the last question of our lecture today, that is question number 20. It is a very important question. Again, it has come in IB as well as FAST as well as LUMS and so on. क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि भैया क्यूब रूट ऑफ x जो है ना, क्यूब रूट ऑफ x वो वेरी कर रहा है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ y, एज द स्क्वायर ऑफ y। तो आपको ये कॉन्सेप्ट गिवन है, कोई मसले की बात नहीं, भाई सिंप्लीफाई करोगे, पहले के की वैल्यू निकाल लोगे। तो भाई आपको कंडीशन ये गिवन है, आपने कंडीशन को पहले देखो, कंडीशन बनाना इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशन बनाना सीख गए ना तो हर मंजन कहानी सीख सकते हो। तो यानी कि आपको ये इक्वेशन बेसिकली गिवन है, इस इक्वेशन को ध्यान में रख लो। अब आप देखो सबसे पहले के की वैल्यू निकालोगे, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ये आपके पास के की वैल्यू के लिए इक्वेशन बन गई। देखो पहली चीज का गिवन है एक्स की वैल्यू 27, वाई की वैल्यू 4। तो क्या हो जाएगा भैया, एक्स की वैल्यू गिवन है आपको 27 और y की वैल्यू क्या गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो भाई क्यूब रूट ऑफ 27 इज बेसिकली 3 एंड 4 का स्क्वायर इज बेसिकली 16। तो 16 इंटू 3 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 16 थ्री क्या होगा भैया, 16 थ्री वैसे होता है 48 के बराबर, आपको मालूम होना चाहिए, बट चले नहीं भी मालूम तो कोई मसले की बात नहीं है। तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गई 48 के। अब आप सिंपल तरीके सिंप्लीफाई कर लो। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि y की वैल्यू अगर 6 होगी तो बताओ के की x की वैल्यू क्या होगी। बेसिक चीज है, क्या मसले की बात है। तो भाई देखो क्यूब रूट ऑफ x आपको ये फाइंड करना है। आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है, के की वैल्यू किसके बराबर है 48 के, और इंटू 1/y स्क्वायर। और वाई स्क्वायर क्या गिवन है हमें, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ऑब्वियसली 36 होगा, डायरेक्टली लिख दो यार, कोई मसले की बात थोड़ी है। 36 बन गया। सिंप्लीफाई कर लो भैया, क्या सिंप्लीफाई कर लोगे, बेसिक वे के अंदर कैसे सिंप्लीफाई करोगे भैया, डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे 4/3 हो जाएगा आपके पास। कैसे कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से ही हो गया, 4 4 1 4 4 2 8 एंड देन आपके पास ये हो जाएगा 3 के ऊपर, फिर डायरेक्टली उसके ऊपर कर लो यार, सिंपल तरीके से, कोई मसले की बात नहीं है ना भाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा ये। आप बेसिक वे में सॉल्व कर लोगे, आपके पास 4/3 बचेगा। तो क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/3। तो अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे कैसे, कि अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए बेटा x की वैल्यू, तो भैया देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x है, इसका मतलब क्या है, x की पावर क्या है अभी आपके पास 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3 का होना। इक्वल टू के बाद 4/3 का 4/3 एज इट इज। जब इक्वल टू की दूसरी तरफ अगर मैं पावर को इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, तो पावर वहां पे ऑब्वियसली इनवर्स की फॉर्म में जाती है, अपोजिट होके जाती है, रेसिप्रोकेट होके जाती है। तो क्या बन जाएगा, पावर में 3 बन जाएगा। तो भैया 4/3 की होल पावर क्यूब का मतलब क्या है, 4 का क्यूब इज ऑब्वियसली 64, वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड 3 का क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, 3 का क्यूब बराबर होता है सिंपली 27 के। 3 का क्यूब किसके बराबर होता है मेरा बेटा, सिंपली 27 के। तो आपके पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा 64/27 के। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व हो जाएगा और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा।
सो भैया डेट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडेज लेक्चर। और आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा है मेरा बेटा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझा है। देखो ये मैंने आपको 20 के करीब क्वेश्चन जो करवाए हैं, दीज आर दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने करना क्या है मेरा बेटा, अगर आप आईबी की तैयारी करो, लम्स की तैयारी करो, सीबीएम की तैयारी करो, फास्ट की तैयारी करो, कॉमसेट की तैयारी करो, किसी भी विषय की तैयारी करो, रिमेंबर दिस थिंग कि जितने भी मैंने आपको लेक्चर्स अभी करवाए हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो, सर्च एंड इंडस्ट्रीज हो, या वर्ड प्रॉब्लम्स के स्पेशल लेक्चर्स, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर लेक्चर के अंदर मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं इनको सिर्फ देखना नहीं है बेटा। ये मैं आरती उतरवाने के लिए नहीं करवा रहा, या मैं कोई सास बहू को ड्रामा नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपने देखना है इनको, नहीं। खुदारा इनकी कम से कम 3 से 4 दफा प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है कि इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप घोल के पी जाओ। जब आप इन क्वेश्चन को घोल के पी जाओगे फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, बहुत दफा बच्चे मुझसे एक चीज पूछते हैं, सर वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहाँ से मिलेंगी। देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इन तमाम क्वेश्चंस की फाइल भी आपसे शेयर कर दूंगी, पूरी फाइल मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। प्लस मैं एक स्टडी मटेरियल ड्राइव डाल दूंगा बेटा, वो स्टडी मटेरियल ड्राइव खजाना है, उसमें सारे आईबी के पास पेपर्स, फास्ट के पास पेपर, नस के पास पेपर, सेट के किताबें, सब कुछ उसमें मौजूद है। तो आपने सिंपली उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगेन अगर मैं आपको एक बेहतर मशवरा ये दूंगा, वो बेहतर मशवरा ये दूंगा कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किताब उठाइएगा, चाहे वो अनीस की हो, चाहे वो आईबी ग्रेड्स की हो, चाहे वो आपके पास सीबीएम के लिए किसी यूनिवर्सिटी हो, किप्स की हो, स्टार्स एकेडमी की, सो ऑन, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अगेन स्टडी मटेरियल लैब डालूंगा, सारी चीजें मौजूद होंगी। मगर उस पर बाद में जाना है, वो बात की कहानी है। सबसे पहले नंबर के ऊपर लेक्चर में मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको तरीके से, फेयर तरीके से उतारो पहले, और फिर 3 से 4 दफा उनकी प्रैक्टिस करो, और खुद से प्रैक्टिस करो। एक दफा जब समझ के उतार लो, फिर कोशिश करो कि यार उनको बगैर देखे उनके क्वेश्चंस के ऊपर जा जाके कॉन्सेप्ट्स को खुद अपने आप से रिवाइज करो कि यार इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स के अगर आप गौर से देखो तो मैं आपके लिए स्पेशल लेक्चर्स लेकर आया हूँ बेटा। आज की क्लास में हम लोगों ने तीसरा टॉपिक कंप्लीट किया वर्ड प्रॉब्लम्स का, अभी भी मेरे पास 2 से 3 टॉपिक्स और मौजूद हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो याद रखिएगा आईबीए के पेपर में, लम्स के पेपर में वर्ड प्रॉब्लम्स जो तकरीबन आते हैं वो 20 to 40% का पोर्शन वर्ड प्रॉब्लम्स का आ रहा होता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो पॉइंट इज डेट कि आपने इनको बहुत तरीके से लेना है, आपने बहुत इनको सीरियसली कंसीडर करना है। तो सीरियसली कैसे कंसीडर करोगे, सीरियसली कंसीडर सबसे पहले आपने लेक्चर को घोल के पी जाना है। आपने कोशिश ये करनी है लेक्चर सबसे ज्यादा कवर अप करोगे, और जब आप कवर करोगे तो इंशाल्लाह तभी आपको फायदा भी मिलेगा। तो यहीं पे इस लेक्चर को मैं एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ ये लेक्चर्स लाजमी शेयर करिए, क्योंकि इसमें उनका बहुत ज्यादा फायदा है। और अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़े हैं, तो उसके ग्रुप में उसके उसके दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो आपको वहां पढ़ के समझ में नहीं आएंगी, इंशाल्लाह वो आपको मुझसे पढ़ के समझ में आ रही होंगी। यहीं पे इस लेक्चर को इख्तिताम पजीर करूंगा कि आपको अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबी दे। मुझे अपनी हमेशा दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।